कहानी की शुरुआत में हम जिंग जिंग नामी लड़की को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी कि तभी ऊपर से उसकी मदर इन लॉ उसके लिए खाना लेकर आती है। उसे वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो बाहर का खाना खाना चाहती थी। उसका हस्बैंड पास ही टेबल पर बैठा इस खाने को एंजॉय कर रहा था। तभी ये उसके पास जाती है और उसके हाथ से वो खाना लेकर नीचे फेंक देती है। वो अब इस गरीबी वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसे अब अमीर बनना था। उसका हस्बैंड गरीब था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन इसका एक दोस्त था, उसका नाम था जियांग ही। वो अमीर था, उसके पास बड़ी गाड़ी थी, तो वो ये सब कुछ हासिल करना चाहती थी। इसके लिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि चलो हम डिवोर्स लेते हैं क्योंकि मैं जियांग ही के पास जाऊंगी। तो जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि ये एक नॉवल की स्टोरी चल रही थी। और जो लड़की इस स्टोरी को रीड कर रही थी उसका पाँव भी फिसल जाता है और वो इस नॉवल में इंटर हो जाती है। जैसे ही रियल वर्ल्ड वाली लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सामने उसका हस्बैंड डाइवोर्स पेपर लेकर खड़ा है। ये उन पेपर्स को मुंह से फाड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं फटते। और ऊपर से अंदर ही अंदर ये बात जानती थी कि अगर ये डाइवोर्स ले लेगी तो ये जाएगी कहाँ, क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था। ये उसे अपने साथ रुकने के लिए 1 महीने का कहती है। इसकी सिस्टर इन लॉ भी वहीं खड़ी थी और उसे इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन इसके हस्बैंड को इसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो उसे 1 महीने का टाइम दे देता है, जिसकी वजह से जिंग जिंग काफी खुश हो जाती है। खैर फिर इसी के साथ ही इसका हस्बैंड और सिस्टर इन लॉ चले जाते हैं। ये खुद को कोसे जा रही थी कि तभी इसे जियांग ही का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। ये फिर उसे रिप्लाई करती है और इसके बाद ही इसे फील होता है कि इसे काफी भूख लग रही है। ये अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि इसकी मदर इन लॉ खाना टेबल पर सजाए खड़ी थी। ये पहले तो वहां से जाने लगती है लेकिन मदर इन लॉ के कहने पर ये फौरन से टेबल पर जाकर बैठ जाती है और उन्हें इस सब के लिए थैंक्स कहती है। ऊपर से इसके फादर इन लॉ भी आ गए थे। उसके ये थैंक्स कहने का तरीका सुनते साथ ही दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असली जिंग जिंग तो उनसे नाराज रहती थी, कभी भी थैंक्स नहीं कहती थी। ये तो मदर से बैठे हुए खाना एंजॉय कर रही थी कि इसकी मदर इन लॉ साथ वाली चेयर पर बैठते हुए मन ही मन में कहती है, शादी के बाद से आज तक इसने मुझे मॉम नहीं कहा, लगता है कि डाइवोर्स होने की खुशी में मुझे मॉम कह रही है। जबकि जिंग जिंग वहीं पर बैठे अच्छा खासा खाना खा लेती है। उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ तो ये देखते साथ ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज इसे क्या हुआ कि इतना सारा खाना खा रही है। और खाना खत्म करने के बाद ये अपनी मॉम इन लॉ और फादर इन लॉ को इस सब के लिए थैंक्स कहती है। बर्तन खाली पड़े थे। उसकी मॉम इन लॉ वो बर्तन धोने के लिए उठती है कि तभी ये फौरन से उठकर उन्हें कहती है कि आप फिक्र मत करें, ये बर्तन मैं धो दूंगी। ये अब किचन में जाकर बर्तन धो रही थी। इसकी मदर इन लॉ भी इसके पीछे पीछे पहुंच आती है और इस बात को लेकर ये हैरान थी कि शादी के दिन से आज तक इसने कभी बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि इसे बर्तन धोना नहीं आते थे। तो आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये बर्तन धोने लग गई। जबकि जिंग जिंग इन बर्तन धोने की वजह से काफी खुश थी। तो वो फिर अपने रूम में जाती है और कहती है कि मुझे ये जिंदगी काफी पसंद है, जहाँ पर मेरी मदर इन लॉ अच्छा खाना बनाती है, मेरा हस्बैंड हर महीने मुझे 30,000 युआन देता है और मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। तभी ये फिर आईना निकालती है और उसे देखते हुए कहती है कि जो इस बॉडी वाली पहले वाली लड़की है, पता नहीं ये सबसे क्यों ना खुश थी, ये जिंदगी तो मुझे काफी पसंद आई। खैर इसके बाद ही सीधा वो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पास जाती है जहाँ पर वो सब्जियों की सफाई कर रहे थे। तो ये उनसे सब्जियां लेकर धोने लग जाती है और फिर अपनी ख्वाहिश भी बताती है कि इसे आज रात क्या खाने में पसंद है। जबकि इसके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ अभी भी हैरान थे कि ये सारी चेंजिंग क्या डाइवोर्स की वजह से आई हैं। ये तो उनके साथ काम में हाथ बटा ही रही थी कि तभी ऊपर से इसकी सिस्टर इन लॉ आ जाती है। जब वो देखती है कि इसकी भाभी इस तरह काम कर रही है तो उसे तो यकीन ही नहीं आता कि वो सही घर में इंटर हुई है, क्योंकि जब तक उसके भाई की शादी हुई थी उसकी भाभी ने एक दिन तक काम नहीं किया था। वो इसके बारे में जाकर अपनी मॉम से बात करती है तो मॉम उसे कहती है कि इसके बारे में बात ना ही करे तो ठीक है, खाना लगा है, तुम भी आ जाओ, जल्दी से खाना फिनिश करते हैं। जिंग जिंग की सिस्टर इन लॉ भी बैठ जाती है और उसका रवैया देखते साथ ही हैरान थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और इसी दौरान ही वो अपनी चॉप स्टिक्स नीचे गिरा देती है और कहती है कि मैं जाकर और लेकर आती हूँ। वो असल में ना जिंग जिंग की वीडियो बनाना चाहती थी और छुपके से फिर उसकी वीडियो बनाना लग जाती है।
और उसकी ये वीडियो बनाने के बाद ही फिर अपने भाई को सेंड कर देती है ताकि वो भी देख सके कि इसमें इतनी चेंजिंग कैसे आ गई। और इसी के साथ ही वो अपने भाई को ये भी मैसेज करती है कि आज रात तुम घर को बिल्कुल मत आना। इसमें जो चेंजिंग आ गई है ये ना हो कि तुम दोनों में आपस में इंटीमेशन हो और उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये सारे मैसेजेस उस वीडियो को देखने के साथ लू यैन को भी काफ़ी अजीब लगता है। उसके कोलीग्स भी उसके साथ थे और वो उसे यही कहते हैं कि हमें भी अपनी वाइफ से मिलवाओ, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने कभी भी हमें उससे नहीं मिलवाया। तो अपने कोलीग्स की ये बातें सुनते साथ ही लू जैन मन ही मन में कहता है कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारी ये शादी खत्म होने वाली है। जबकि उधर हम जिंग जिंग को देखते हैं जो कि अपने लिए काम ढूंढ रही थी। तो उसे एक ट्रांसलेशन का काम मिलता है, उसके बदले में ये 100 युआन मांगती है। इसने जो ट्रांसलेशन करके दी थी वो बिल्कुल ट्रांसलेशन सही थी। तो जो काम जिस लड़की ने इसे दिया था, इस काम से खुश होने की वजह से कहती है कि तुम्हें कल एक और काम दिया जाएगा और उसके पैसे के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। खैर अब रात काफ़ी हो चुकी थी, लू चैन भी घर आ गया था। वो जैसे ही बेड पर लेटता है तो उसे फ़ील होता है कि कोई और भी सो रहा है। तो साइड पर देखता है तो इसकी वाइफ़ सो रही थी। तो उसे ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता क्योंकि उसकी वाइफ़ तो उसके साथ कभी भी नहीं सोती थी, उसे कमरे से भी निकाल दिया था। ये वाला मोमेंट अब उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। तभी फिर जिंग जिंग उसे ये भी कहती है कि तुम जाकर मास्टर रूम में सो सकते हो क्योंकि मुझे तो अब तुमसे डिवोर्स लेना है, 1 महीने के बाद चली जाऊँगी तो मैं इस रूम में सो लूँगी। अगले दिन ही ये सुबह-सुबह जाग जाती है। फिर से इसके मॉम इन लॉ एंड फादर इन लॉ देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिंग जिंग तो कभी भी सुबह नहीं उठती थी। ये फिर ब्रेकफास्ट के टेबल पर उनकी हेल्प करती है। जो खाना इसके मॉम इन लॉ और फादर इन लॉ को पसंद था यही खाना उनके सामने रखती है। वो लोग तो हैरान थे कि आखिर इसे उनकी पसंद के बारे में कैसे पता? जबकि जिंग जिंग को तो सबके बारे में उस नॉवल से पता चला था जो वो रीड करती थी। अब वो तीनों साथ-साथ में खाना भी खा रहे थे और इसी के साथ ही उसके फादर इन लॉ की हेल्थ के बारे में बातें भी करने लग जाते हैं। ऊपर से लू जैन और इसकी सिस्टर इन लॉ भी आ जाते हैं और अब वो लोग लू जैन के काम के बारे में बात करने लग जाते हैं कि तभी जिंग जिंग को याद आता है कि नॉवल में तो मैंने यही पढ़ा था कि लू जैन अपनी वाइफ को जब डिवोर्स देता है तो उसके बाद से लोग इसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं और इसकी जो सिलेक्शन होनी थी तो डीन इसे इसके लिए सिलेक्ट भी नहीं करता क्योंकि इसकी इमेज जो नेगेटिव हो चुकी थी। जिंग जिंग तो इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी मॉम इन लॉ कहती है कि लू जैन जरूर इस अवार्ड को हासिल करेगा क्योंकि ये काफी मेहनती जो है। जिंग जिंग फिर तभी उन्हें बता देती है कि मैं नहीं चाहती कि इस वक्त लू जैन मुझे डिवोर्स दे। ये बात नहीं है कि मुझे इससे डिवोर्स नहीं चाहिए। अगर ये मुझे डिवोर्स दे देता है तो इसे फिर एकेडमी का अवार्ड नहीं मिलेगा। इसकी इमेज काफ़ी नेगेटिव हो जाएगी और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि इसकी वज़ह से उसकी इमेज ख़राब हो। सही कहा ना सिस्टर इन लॉ? तो उसकी सिस्टर इन लॉ को ये बात काफ़ी अजीब लगती है और वो उसे ये कहती है कि शायद तुम इससे डिवोर्स ना लेने के बहाने बना रही हो। लू जैन के डैड जब उससे पूछते हैं कि इस डिवोर्स के बाद क्या तुम्हें सच में इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो वो कहता कि नहीं-नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं मुझे बताया गया। जबकि वो कहती है कि नहीं-नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैल सकते हैं, तो इसके बाद तुम्हारी इमेज ज़रूर खराब होगी। तुम इसके बारे में सोच लो। जिंग जिंग की सिस्टर इन लॉ कहती है कि मेरा भाई बहुत मेहनती है और क्या इन र्यूमर्स की तुम बात कर रही हो, इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं होने वाला। लू जैन को अपनी बहन की ये बात काफ़ी अजीब लगती है और वो अपनी बहन को कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तुम सारा इल्ज़ाम मेरी वाइफ़ पर मत लगाओ। और वहाँ से जाते हुए फिर अपने डैड को कहता है कि आपको अपनी हेल्थ की फ़िक्र करनी चाहिए, आप कुछ टेस्ट वग़ैरह करवा लें। जिंग जिंग भी कहती है कि अगर आपने शुगर टेस्ट करवाना तो उससे पहले कुछ भी मत खाइए। कल सुबह मैं आपका टेस्ट करवाने के लिए ले जाऊँगी, उससे पहले आपने कुछ भी खाना-पीना नहीं है। इसके बाद जिंग जिंग अपने रूम में जाती है, अपना लैपटॉप निकालती है तो इसे काम मिल चुका था। इसे एक बुक को ट्रांसलेट करना था और 1000 वर्ड के बदले में इसे 150 युआन मिलना थे और ये इसके लिए पूरी रात मेहनत करती रहती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले ही दिन जैसे ही वो लड़की जिसने इसे ट्रांसलेशन का काम दिया था, वो काफ़ी थकी हुई थी और उसी ऑफ़िस में जिंग जिंग की सिस्टर इन लॉ भी काम करती थी। जब वो उससे इस सब की रीज़न पूछती है तो आगे से वो लड़की उसे यही बताती है कि काम की वज़ह से काफ़ी थक गई हूँ। फिर वो जैसे ही अपना लैपटॉप ओपन करती है तो उसे मालूम होता है कि उसने तो रात भर मेहनत करके बुक को ट्रांसलेट करके भेज भी दिया है और जैसा कि जिंग जिंग ने अपना काम खत्म कर लिया था तो उसे तो यही पैसों की पड़ी थी और वो कहती है कि मुझे पैसे जल्दी से दे देना। और इसके बाद ये अपनी मॉम के साथ मार्केट में जाती है तो इधर उधर चीज़ों में उनकी हेल्प करती हैं।
खैर ये दोनों फिर काफ़ी सारा सामान खरीद कर जैसे काउंटर पर खड़ी थीं कि तभी फिर इसकी मोमिन ला की पुरानी फ्रेंड उससे मिल लेती है और वो उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। ये पहले तो इनकार करती हैं लेकिन वो काफ़ी जिद करती है। नाम था जूलिन। जूलिन का नाम सुनते साथ ही जिंग जिंग के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर जूलिन को अभी ही अपेयर होना था। जैसे ही जिंग जिंग और इसकी मदर इन लॉ घर आए थे कि फिर से जिंग जिंग की नज़र पड़ती है कि उसकी मदर इन लॉ फिर बाहर कहीं जा रही है। तो ये फिर अपनी मदर इन लॉ के पास जाती है और कहती है कि आप अकेले मत जाइए, मैं आपके साथ चलूंगी। उसकी मदर इन लॉ तो अकेला जाना चाहती थी लेकिन जब ये फोर्स करती है तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। ये फिर मार्केट से अच्छा खासा सामान खरीदते हैं और वो सामान ये खुद ही उठाकर घर तक आती है। जब इसके फादर इन लॉ ये देखते हैं तो तभी इसकी मॉम इन लॉ से इसके बारे में बात करने लग जाते हैं। अब उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी कैसे बदल गई और क्या इसे सच में डिवोर्स चाहिए भी या नहीं चाहिए। ये कोई सवाल थे जो कि उनके जहन में उभर आते हैं। और इतना सामान उठाने और धूप में चलने की वजह से ना उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम इन लॉ को काफ़ी फ़िक्र होने लग गई थी। अब हीट स्ट्रोक की वजह से ना उसे एक मेडिसिन की ज़रूरत थी जो कि घर में मौजूद नहीं थी। तो इसके लिए उसकी मॉम इन लॉ अपने बेटे लू जैन को कॉल करती है और वो उससे मेडिसिन के बारे में पूछती है। तो वो उन्हें बताता है कि एक अलमारी में रखी हुई है। तो वो और आगे कोई बात होती उसकी मॉम कॉल काट देती है और मेडिसिन उठाकर जल्दी से अपनी बहू को देती है। उस मेडिसिन को लेने के साथ ही जिंग जिंग हमें बताती है कि मेरे मॉम और डैड काफ़ी अर्सा पहले गुजर गए थे और किसी ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। थोड़ी देर के बाद ही लुजियान भी घर आ जाता है। आज वो घर जल्दी पहुंच आया था क्योंकि उसे जिंग जिंग की फिक्र जो हो रही थी, लेकिन ऐसा वो शो नहीं करता। जिंग जिंग जो कि अपने रूम में आराम कर रही थी कि तभी उसकी मदर इन लॉ दरवाजे पर आती है ताकि उससे उसका हालचाल पूछ सके। जब वो उसे मॉम कहती है तो ये सुनते साथ ही उसकी मॉम इन लॉ काफी खुश हो गई थी। ये फिर जैसे डिनर टेबल पर पहुंची तो देखती है कि लू चैन भी पहुंचा बैठा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि लू चैन वक्त पर टेबल पर पहुंचा हो। तो उसकी सिस्टर इन लॉ भी वहीं बैठी थी और फिर से बहाने बनाने शुरू कर देती है। लेकिन उसे तो अपनी सिस्टर इन लॉ की बातों की परवाह नहीं थी। वो तो लू चैन के बारे में सोच रही थी। वो उसे काफी प्यारा जो लग रहा था। उसकी सिस्टर इन लॉ देख लेती है कि कैसे वो उसके भाई को घूर रही है तो उससे इसके बारे में पूछती है। तो जब भी से वो बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो असल में खाने को देख रही हूँ और फौरन से चेयर के ऊपर बैठ जाती है। और खैर इसी खाने की टेबल पर अब उन तीनों में काफी नोक झोंक होती रहती है और इनके फादर इन लॉ और मॉम इन लॉ भी देखते रहते हैं और इशारों इशारों में वो बात समझ गए थे कि लगता है कि इनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और इसी बीच में जब लू जैन जिंग जिंग से हीट स्ट्रोक के बारे में पूछता है तो उसकी बहन तो ये सुनते साथ ही अजीब सा फेस बना लेती है और कहती है कि मेरे भाई को अब इसकी क्यों फिक्र हो रही है। जिंग जिंग बताती है कि मुझे हीट स्ट्रोक तो हुआ था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो जैन की मॉम बताती है कि असल में हम सुपर मार्केट गए थे तो इसकी वजह से वापसी पर इसे हीट स्ट्रोक हो गया। तो उसकी बहन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सुपर मार्केट सिर्फ 10 मिनट के फासले पर है और ऊपर से जब भी ये जाती अपना छाता साथ लेकर जाती थी तो हीट स्ट्रोक कैसे हो गया। जिस पर उसकी मोमो से बताती है कि असल में आज इसने छाता नहीं पहन लिया था और ये सारा सामान भी घर तक उठा कर लाई और सूरज की रोशनी की वजह से ये सब कुछ हुआ। रोजहन के डैड भी बताते हैं कि तुम्हें तो पता है कि ये एक लड़की है, इतना सारा सामान उठाने की वजह से ऐसा हो जाता है। लू चैन की बहन को ये काफी अजीब बातें लगती हैं और वो कहती है कि लगता है कि ये मेरे मॉम और डैड और लू चैन की नजरों में दोबारा खड़ा होना चाहती है। उसके मॉम और डैड जिस तरह जिंग जिंग की फिक्र कर रहे थे ये सब कुछ देखते हुए से तो काफी ज्यादा जेलसी फील होती है। खाना फिनिश होने के बाद ये अपनी मॉम को कहती है कि देखो मैं बर्तन को धो दूंगी। लू चैन उसके ये नेचर देखते साथ ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में इंसान इतना चेंज हो सकता है। ये अब किचन में खड़े होकर बर्तन को धो रही थी। पीछे से इसकी मदर इन लॉ और डैड इन लॉ आ जाते हैं और उसे इस तरह काम करते देखते साथ ही काफी खुश हो जाते हैं और फिर उससे बाहर घूमने फिरने का पूछते हैं तो ये तैयार हो जाती है। अब बाहर ये अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ घूम फिर रही थी, काफी खुश भी थी और मन ही मन में काफी सैड भी थी क्योंकि इसे कुछ दिनों के बाद इस घर को छोड़ना जो था। तभी इसकी मॉम इन लॉ और फादर इन लॉ की मुलाकात अपने फ्रेंड से हो जाती है जो कि अपने पोते को घुमा फिरा रहे थे क्योंकि इन दोनों को भी अपना पोता या पोती चाहिए था और इस वजह से काफी हैरान हो जाते हैं। जिंग जिंग इस मोमेंट को और ज्यादा awkward नहीं करना चाहती थी तो ये बाइसिकल के बहाने वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाइसिकल चलाने के बाद ही ये फिर अपने मॉम एंड डैड के पास पहुंच जाती है जो किसी का वेट कर रहे थे।
इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि इसके फादर इन लॉ और मॉम इन लॉ इतनी देर होने के बावजूद भी इसका वेट कर रहे थे। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ये ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठी थी, मॉम को कॉल करती है तो मॉम उसे बताती है कि असल में मैं तुम्हारे डैड का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। कॉल के कटने के बाद ऊपर से यूलैन भी आ जाता है, वो भी उसी टेबल पर बैठ गया था। इससे पहले तो इस बात की फिक्र हो रही थी कि आज ये काम पर क्यों नहीं गया, लेकिन जो सामने ब्रेकफ़ास्ट रखा हुआ था वो काफ़ी मज़ेदार था तो ये फ़ौरन से उसे ख़त्म कर जाती है। इसके अब सारे वो डम्पलिंग्स ख़त्म हो गए थे, स्टीम बन पड़ा था। तो ये अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम इस स्टीम बन के बदले में मुझे अपने डम्पलिंग्स दे दो ना, मैं उसे और खाना चाहती हूँ। लेकिन लू जियान उसे अपने डम्पलिंग्स देने से मना कर देता है। और इतने में इसकी सिस्टर इन लॉ भी ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए आ जाती है और फिर से इसे बातें सुनाने लग जाती है। अब डम्पलिंग ना मिलने की वजह से ये सैड बैठी थी कि लू जियान तभी अपने डम्पलिंग इसे दे देता है। और ये वाला सीन देखते साथ ही फिर से इसकी सिस्टर इन लॉ का चेहरा देखने वाला होता है। लू जियान जब वहां से जाने लगता है तो उसकी बहन पूछती है कि आज आप काम पर नहीं जाएंगे। तो लू जियान बताता है कि मैंने अभी अभी अपने प्रोजेक्ट को खत्म किया है तो कुछ दिन रेस्ट करूंगा। उसकी बहन फिर इसी सोच में पड़ जाती है कि मॉम और डैड भी घर पर नहीं है, मैं भी काम पर जा रही हूँ, इसका मतलब है कि ये दोनों घर पर अकेले रहेंगे। और इसी तरह अब उसके ज़हन में बुरे-बुरे ख़्यालात आने लग जाते हैं। वो इन दोनों को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती थी। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो कुछ दिनों के बाद अपार्टमेंट ढूँढना है ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में कुछ अपार्टमेंट्स दिखा दूँगी। जिंग जिंग उसकी ये बात सुनते साथ ही समझ गई थी और फिर वो उसे कहती है, अच्छा तो तुम इसलिए कह रही हो ना कि तुम मुझे और अपने भाई को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जिंग जिंग की सिस्टर ला कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम दोनों के दरमियान कोई भी रिश्ता कायम नहीं होने दूंगी। वो वहां से जाने लगती है। तभी ये पीछे से उसे कहती है कि वो मेरे साथ रिश्ता कायम करे ना करे ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो भी सोच में पड़ जाती है और कहती है कि हाँ बात तो बिल्कुल इसने सही कही है। जिंग जिंग की सिस्टर इन लॉ ने भी अपने डंपलिंग वहीं पर छोड़ दिए थे, तो ये उसके जाते साथ ही पीछे से उसके डंपलिंग खाने लग जाती हैं। जैसा कि अब इसकी मदर इन लॉ घर पर नहीं थी, तो ये किचन में फिर आज दोपहर का खाना बनाने के लग जाती है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है, ये दरवाज़ा जाकर ओपन करती है। तो सामने इस नॉवल की अब फीमेल लीड आ चुकी थी, उसका नाम था जूलिन। जूलिन उसे कहती है कि मैं असल में अंकल और आंटी से मिलने के लिए आई हूँ। ये उसे वापस भेजना चाहती थी कि इससे पहले ही वो अंदर इंटर हो जाती है। ये उसे बताती है कि तुम लुई जैन को मेरे पास भेजो, बचपन से ही वो मेरा दोस्त रहा है, मैंने बाहर उसकी गाड़ी देखी तो सोचा उससे मिल लूं। जिस पर जिंग जिंग अपने हस्बैंड को कॉल मिलाती है और कहती है कि एक लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है, वो कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेकर आई है। थोड़ी देर के बाद लू जैन आ जाता है तो तभी ही लू जोन उसे बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ और तुम्हारी बहन के लिए भी। लू जैन को अब ऐसा लगता है कि किचन से ना किसी के पकने की स्मेल आ रही है, तो ये फौरन से किचन में जाकर देखता है कि कौन खाना बना रहा है। तभी फिर ये किचन की विंडो से देखता है कि जिंग जिंग खाना बना रही है, तो ये देखते साथ ही उसे यकीन ही नहीं आता कि वो खाना बना रही है। तो पीछे से उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम्हारी मेड है ना। लू जियान कहता है तुम क्या कह रही हो कि ये मेरी मेड है। वो कहती है कि इसने मेरे लिए दरवाजा ओपन किया और अब खाना भी बना रही है, ये तुम्हारी मेड नहीं तो फिर और कौन है। तो वो फिर अपना दिमाग दौड़ाती है तो फिर उसे याद आता है, नहीं नहीं ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो उन दोनों की बातें सुनते साथ ये भी फिर विंडो के पास आ जाती है और फिर जिंग जिंग कहती है, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तो तभी वो लड़की कहती है कि जब मैंने कहा था कि तुम इस घर की मेड हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस घर की मेड नहीं हो, तो मुझे लगा कि तुम सच में मेड हो। जिंग जिंग उससे कहती है अब तो तुम्हें पता चल गया ना। तो तभी फिर वो इस सब के लिए लू जैन को कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। लू जैन की फ्रेंड मन ही मन में कहती है कि जब मैं इसे कहूंगी कि मैं उसे जाकर इसके लिए माफी मांगती हूँ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो शायद ये मेरी साइड लेगा। जब इसके बारे में वो लू जैन को कहती है तो लू जैन कहता है हाँ हाँ तुम जाकर उससे माफी मांग लो। तो ये बात उसकी दोस्त को काफी अजीब लगती है क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खैर फिर इसी के साथ ही वो किचन में जाकर उससे सबके लिए माफी मांगती है। तो जिंग जिंग अब खाने बनाने के बहाने इसके ऊपर थोड़ा सा ना गर्म पानी फेंकती है। तो आगे से वो कहती है कि मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी, तो तुम मुझे माफ नहीं करना करना चाहती तो सीधा सीधा मुझे बता दो ना। जिंग जिंग फिर उसे कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ ना, मैंने सिर्फ घर वालों के लिए खाना बनाया है, तुम तो एक आउटसाइडर हो ना। तो आगे से वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इस घर का ही हिस्सा हूँ। कि ऊपर से अब लू जैन भी आ जाता है और आते साथ ही उससे कहता है कि नहीं नहीं तुम घर का कोई भी हिस्सा नहीं हो, तुम बाहर वाली ही हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, हम बस पड़ोसी हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है।
तो इस बात को सुनकर उस लड़की को काफ़ी अजीब लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाते साथ ही जिंग जिंग लू जैन को कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, ये उसे यहाँ से भगा दिया। लू जैन फिर खाना बनाने में उसकी मदद करने की ऑफर करता है, लेकिन असल में वो खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जिंग जिंग जिस पर उसे बताने लग जाते हैं कि खाना किस तरह बनाया जाता है। लोजैन उसमें इतनी सारी चेंजेस देखते साथ ही मन ही मन में काफी खुश हो गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों अब टेबल पर खाना लगा रहे थे कि तभी ऊपर से इसकी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आ जाते हैं। इन दोनों को एक साथ देखते साथ ही उन दोनों को तो पहले यकीन नहीं आता कि वो सेम ही घर में आए हैं। जिंग जिंग उन दोनों को देख लेती है और मोहम्मद डैड को वेलकम कहती है। ये लोग जैसा कि टेबल के ऊपर खाना लगाए खड़े थे तो उन्हें खाना खाने का कहते हैं। वो जब पूछते हैं कि इस खाना किसने बनाया, और जब उन्हें पता चलता है कि इसमें लू जियान ने भी मदद की, तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आता। अब वो लोग जैसे टेबल पर बैठे थे तो तभी लू जियान ने जो खाना बनाया था वो ट्राई करते हैं कि उसने कैसा बनाया। लू जियान भी उनके रिएक्शन देखना चाहता था और उसे ऐसा लगता है कि इसकी वाइफ तो इसे फेंक देगी क्योंकि उसने इतना बुरा बनाया है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि ये तुमने पहली दफा बनाया है तो ऐसा ही बनता है, तुम बार बार ट्राई करोगे तो अच्छा बनाना सीख ही जाओगे। लू जियान को ये सुनते साथ ही काफी राहत मिलती है। वो इसी तरह बातें कर रहे थे जबकि उसके मॉम और डैड ये सीन देखते साथ ही काफी हैरान बैठे थे। अब जैसे उन लोगों ने खाना फिनिश किया था तो लू जैन कहता है कि आज के बर्तन मैं धो दूंगा। तो इस पर उसके डैड मजाक उड़ाने लग जाते हैं। खैर बर्तन धोने के बाद फिर लू जैन अपने डैड से टेस्ट के रिजल्ट के बारे में पूछता है तो मालूम होता है कि उनके डैड को शुगर का लेवल थोड़ा बहुत सा हाई रहता है। तो इसी के साथ ही उसकी मॉम जल्दी से जितने भी मीठी चीजें थी ना सभी एक बॉक्स में डालती है ताकि उन्हें फेंक सके, जो कि उसके हस्बैंड खाया करते थे। अब टेस्ट की रिपोर्ट की वजह से लोजैन जब अपने डैड को कहता है कि आपको ना ये सारी मीठी चीजें ना खाना बंद करना पड़ेंगी, तो इसकी वजह से उसके डैड काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं सारी चीजें खाना पीना छोड़ दूं तो जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अब उसके खाने के सामान में ना एक समाल केक भी था जो कि मजे से बैठकर जिंग जिंग खाने लग जाती है। तो उसके फादर इन लॉ को ये देखकर काफी अजीब लगता है। तभी उसकी मॉम इन लॉ कहते हैं कि अगर तुम्हें ये केक इतना ही पसंद है ना तो हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर मौजूद है, तुम उसे अपने रूम में रखवा लो। और इसके लिए वो अपने बेटे को कहती है कि तुम मेरी बहू की मदद करो। लूजैन जैसे जाकर उसके रूम में वो छोटा सा रेफ्रिजरेटर रखता है तो ये देखते साथ ही मन ही मन में जिंग जिंग काफी खुश हो जाती है। अब वो मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा था। जब मॉम उसकी मुस्कुराहट की वजह पूछती है तो लूजैन आगे से बहाना बना देता है। ये अब उस रेफ्रिजरेटर में केक्स रख रही थी कि तभी से जियांगी का मैसेज आ जाता है जिसमें वो पूछ रहा था कि 3 दिनों तक तुमने मेरे से कोई बात तक नहीं की। तो उसने मैसेज पढ़ने के साथ ही ये फिर मन ही मन में सोचने लग जाती है कि अगर वो मेरे घर तक आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। ये आगे तो सर फिर रिप्लाई करती है कि तुम ऐसा समझो कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कभी भी नहीं आए। कि तभी जहांगीर फिर उसे कॉल कर देता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे से नाराज हो। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुम इस सब के बारे में भूल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और इसी तरह फिर उसे बुरा भला कहकर कॉल को काट देती है। कॉल के कटने के बाद ही वो अपने फोन को चेक करती है तो उसे जियांग की तरफ से 50,000 युआन भेजे गए थे। ये वो पैसे नहीं रखना चाहती थी क्योंकि अब वो अपने घर वालों के साथ नहीं बिगाड़ना चाहती थी। तो इसी के साथ ही ये वो पैसे उन्हें वापस कर देती है। और फिर इसी के साथ ही अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर तक अपनी गाड़ी में लेकर जाओगे। तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों अब जैसे ही बाहर जा रहे थे कि तभी इसके मॉम एंड डैड देख लेते हैं और उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जिंग जिंग जिसे लू जैन की गाड़ी से नफरत थी आज उसी की गाड़ी में बैठ कर जाएगी। जिंग जिंग अब जैसे गाड़ी में बैठी तो सीट बेल्ट लगा लेती है। तो ये बात लू जैन को काफी अजीब लगती है क्योंकि पहले तो ये इसने कभी भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। जब इसके बारे में उससे पूछता है तो जिंग जिंग कहती है कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं ना, इसकी वजह से मैंने लगा ली। और फिर इसी के साथ ही बच्चों वाली राइम लगाकर उसे सुनने लग जाती हैं। तो ये सारा सीन देखते साथ ही इसी के साथ लू जैन मन ही मन में कहता है कि चाहे कितनी भी चेंजिंग क्यों ना आ जाए कोई भी बंदा इतना चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो बंदे की सोल चेंज हो जाए तो फिर वो चेंज हो सकता है। खैर थोड़ी देर के बाद ही वो उसे उसकी डेस्टिनेशन पर लेकर पहुंच जाता है जहाँ पर इसकी फ्रेंड इसका वेट कर रही थी। ये जैसे ही अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो इसकी फ्रेंड इसे कहने लग जाती है तुम्हें तो ये गाड़ी पसंद नहीं थी तो आज तुम इसी गाड़ी में मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गई। जिस पर जिंग जिंग लू जैन को सपोर्ट करती है। तो इसकी तो फ्रेंड को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये लू जैन की साइड ले रही है। और वो उससे यही पूछती है कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो जिसकी वजह से तुम ऐसी पगली सी बातें कर रही हो। जब जिंग जिंग उसे बताती है कि वो जियांग ही के साथ ब्रेकअप करने वाली है
तो ये बात तो उसकी फ्रेंड को पहले से भी ज़्यादा शॉक्ड लगती है। और फिर इसकी फ्रेंड थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद कहती है, "तुम मुझे सच-सच बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ गया है?" जिंग जिंग कहते हैं कि नहीं-नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बहुत मतलबी है, मुझे उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना। तुम मेरे साथ चलोगी ना उससे मिलने के लिए? तो उसकी सिस्टर कहती है, "हाँ, हाँ, ठीक है, चलूँगी।" तो उधर हम जियांगी को देखते हैं, जो कि बैठा जिंग जिंग का वेट कर रहा था। उसे कॉल करता है, तो जिंग जिंग झूठ बोल देती है कि अभी मैं रास्ते में फँसी हुई हूँ। असल में वो वहीं पर छुपी हुई थी और जियांगी को गुस्से में देखना चाहती थी कि गुस्से में वो क्या करता है। तभी एक वेट्रेस उसके पास आती है, तो वो उस वेट्रेस के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और जिंग जिंग ये सारा सीन देख लेती है। इसी के साथ ही फिर ये जाकर उसके पैसे लौटा देती है और कहती है कि अब तुम मुझसे कभी भी बात मत करना। ये वहाँ से जाने लगती है, तो वो उसे रोक लेता है। ये उसे धमकी देती है कि अगर तुमने अब मुझे टच किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। जिस पर जियांगी उससे कहता है कि पहले तो तुम खुद मुझे टच करती थी, ऐसा क्या हो गया? लेकिन जिंग जिंग तो वहाँ से चली जाती है। तभी ये पीछे से कहता है कि इस दफ़ा तो तुमने मेरी अटेंशन हासिल कर ली। जिंग जिंग की फ्रेंड सुन रही थी, तो वो उसे कहती है कि तुम उसे कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। जियांगी तो पहले तो उसकी दोस्त के ऊपर यकीन ही नहीं आता और जब वो उसे धमकी देती है कि वो बड़ों से उसकी बेइज़्ज़ती करवाएगी, तो इस बात को लेकर तो वो उसका मज़ाक उड़ाने लग जाता है। उसे नहीं लगता कि इसके इतने बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट होंगे। तो इसी के साथ ही जिंग जिंग की दोस्त किसी को कॉल मिलाती है। ऊपर से जिंग जिंग आ जाती है और अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियांगी के साथ वो टाइम स्पेंड करे। उनके जाने के बाद ही जियांगी को उसके डैड की कॉल आ जाती है, जिसमें वो उसे बुरा-भला कहता है और इसकी वजह से जियांगी को काफ़ी गुस्सा आ गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंग जिंग अब अपनी मॉम के पास आती है, तो वो उसकी मॉम इन लॉ कहती है कि क्या कल ज़ुलिन घर पर आई थी? और बताती है कि किस तरह तुम मुझसे नाखुश हो। तो ये बात उसे काफ़ी अजीब लगती है और ये अपनी मॉम को बताती है कि असल में वो आपसे बेटे से मिलने के लिए आई थी। तो तभी फिर इसकी मॉम में ला जूलैन के पास जाती है और फिर उससे पूछती है कि कल जूलिन आई थी, वो तुमसे क्या बात कर रही थी? क्योंकि जब वो घर गई तो सारी रात रोती रही। और फिर ये लुईजान को समझाती है कि वो आखिर एक है तो लड़की ही। आज रात उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, हम जाएँगे, तुम मुझसे माफ़ी माँग लेना। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग डिनर करने के लिए ना उसके घर पहुँच जाते हैं। तो तभी ज़ोलिन जल्दी से लुईजान के साथ बैठ जाती है। वो लोग तब टेबल पर बैठकर इसी ज़ोलिन की तारीफ़ें करते रहते हैं और ज़ोलिन जबकि लुईजान की तारीफ़ें करती रहती है। उन 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन इन सारी बातों से ना थोड़ा-थोड़ा सा तो जिंग-जिंग को भी फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन वो उनसे ज़्यादा बात तो नहीं करती, उसका फ़ोकस खाने पर होता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो खाना खाती रहती है। और अभी तक किसी ने भी खाना स्टार्ट ही नहीं किया था, तो सभी लोग इसे अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। ज़ोलिन और उसकी मॉम तो फिर जिंग-जिंग को ताने देने लग जाते हैं कि वो गरीब थी, तो इतना अच्छा खाना कभी भी ज़िंदगी में नहीं खाया, इसलिए आज भूखड़ की तरह खा रही है। इससे जिंग-जिंग को बुरा लगता है, तो वो घर जाने का फ़ैसला कर लेती है। तो लू ज़ैन भी ये देखते साथ ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग खाना एन्जॉय करें, मुझे भी घर जाना है। लू ज़ैन के मॉम और डैड भी कहते हैं कि अब हमारी भी भूख खत्म हो गई, अब हमें भी घर जाना चाहिए। जिंग-जिंग और लू ज़ैन जैसे ही घर पे पहुँचे थे, तभी वो देखते हैं कि पीछे से इनके मॉम और डैड भी आ गए हैं। तो ये मॉम और डैड से उनका हाल-चाल पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हम आराम करने के लिए रूम में जा रहे हैं। तो जिंग-जिंग को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद इसकी वजह से मॉम और डैड नाराज़ हैं। तो लूज़ैन कहता है कि नहीं-नहीं, वो तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं नाराज़ है। जिंग-जिंग जैसे वहाँ से जाती है, तभी पीछे से ना लूज़ैन की बहन आ जाती है और कहती है कि लूज़ैन वो तुम्हें बहला-फुसला रही है। तो लूज़ैन उसे कहता है कि देखो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम अब अपने दिल से उसे सिस्टर इन लॉ तस्लीम कर लो और उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करो। जिंग-जिंग जैसे ही अपने रूम में बैठी थी, तभी इसे करने के लिए एक और काम मिल जाता है, तो ये फिर उसे काम करने में लग जाती है। और अगले दिन जैसे ही लू चैन की बहन ऑफिस में बैठी थी, तो तभी ये लड़की जो कि जिंग-जिंग को काम देती थी ना, तो वो उसकी फाइल लेकर आ जाती है कि किस तरह ट्रांसलेशन में उनकी मदद कर रही है। और जैसे ही लू जान की बहन को पता चलता है कि जिंग-जिंग उनकी मदद कर रही है, तो इसी के साथ ही वो काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। और अगले दिन जैसे ही जिंग-जिंग खाने की टेबल पर पहुँची थी, तो उसके लिए उसके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने ना सी फूड बनाया था। तो सी फूड इतना सारा देखने साथ ही ये काफ़ी खुश हो जाती है और उन दोनों को थैंक्स कहती है। और तभी फिर इसकी मदर इन लॉ ना उस खाने की फ़ोटो बनाकर अपने फैमिली ग्रुप में सेंड कर देती है। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि इतने में इसे इसकी बेटी की कॉल आ जाती है, जो कि यही कह रही थी कि मुझे भी ये खाना भिजवा दो। तो इस पर जब मॉम उन्हें बताती है, तो जिंग-जिंग कहती है कि कुछ खाना हम ना लू ज़ैन के लिए भी भेज देते हैं।
जिस पर उसकी मदर-इन-लॉ बताती है कि मुझे तो ड्राइव करना नहीं आती। तुम्हारे डैड जी आएँगे तो वो सिर्फ़ एक ही साइड पर खाना पहुँचा पाएँगे। अब उन लोगों में बहस शुरू हो जाती है कि लू जैन को कौन खाना पहुँचाएगा। कि तभी जिंग जिंग कहती है कि आप दोनों बहस मत करें, मैं उसे खाना देने के लिए चली जाऊँगी। तो उधर हम लू जैन को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा था कि तभी एक लड़की आकर उसे बताती है कि सिस्टर खाना लेकर आई है। जब वो जाकर देखता है तो कोई और नहीं बल्कि लू जैन थी। लू जैन उसके लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाकर लाई थी। वो ये समझती है कि इसकी वजह से लू जैन इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन लू जैन ज़रा बराबर भी इम्प्रेस नहीं होता। कि तभी उसकी वाइफ़ भी उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। तो उसे देखते साथ ही लू जैन मन ही मन में कहता है कि मुझे लगा था कि शायद डैड खाना देने के लिए आएँगे। मुझे नहीं लगा था कि मेरी वाइफ़ आएगी। अब उन तीनों में काफ़ी देर तक बहस चलती रहती है। जब लिंज़ू बताती है कि असल में उसे उसकी मदद चाहिए, तो लू जैन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। लिंज़ू की दाल नहीं गलने वाली थी, तो वो फ़ौरन वहाँ से निकल लेती हैं। तो उसके जाने के बाद ही जिंग जिंग उसे खाना देती है और फिर लू जैन को कहती है कि मुझे अब जाना चाहिए। लू जैन उसे रोककर पूछता, क्या तुमने पेट भरकर खाना खाया था? अगर नहीं खाया तो तुम मेरे साथ चलो, दोनों मिलकर कैंटीन में खाना खाते हैं। ये दोनों अब जैसे ही जाकर कैंटीन में खाने के लिए बैठे थे कि तभी साइड पर एक लड़का देखने के साथ ही कहता है कि लगता है कि सीनियर की सिस्टर आई है और देखो कितनी खूबसूरत है, मेरे ख्याल में अभी सिंगल भी होगी। और लू जैन जब इतना सारा खाना देखता है तो उसके बारे में जिंग जिंग से पूछता है। जिंग जिंग उसे बताती है कि असल में मॉम ने ये बदला लेने के लिए इतना सी फूड बनाया ताकि वो अपनी फ्रेंड को दिखा सके कि हम भी सी फूड खा सकते हैं। तो लू जैन ये देखते साथ ही मन ही मन में कहता है कि मॉम ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया था। अब ये जो सारी हरकतें हैं इसकी वजह से जिंग जिंग मुझे अच्छी लगने लग गई हैं। और इसी खाने के बीच में जिंग जिंग को प्यास लग जाती है। तो तभी फिर उसका हस्बैंड पानी लेने के लिए वहां से चला गया था कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लू जैन का कुलीग इसके पास आकर बैठता है ताकि इससे दोस्ती कर सके, क्योंकि वो जिंग जिंग को लू जैन की बहन जो समझ रहा था। खैर इसी के साथ ही अब उन दोनों में खाने को लेकर बहस शुरू हो जाती है। उसके कुलीग को लगता है कि कैफ़े का खाना अच्छा है, जबकि ये कहते हैं कि घर पे बना हुआ खाना अच्छा होता है। ऊपर से लू जैन आ जाता है। इन दोनों को बातें करता देखकर उसे काफ़ी जेलसी फ़ील होती है। ये फिर अपनी वाइफ़ को पानी देता है और तभी इसका कुलीग बताता है कि आपकी बहन तो बहुत अच्छी है, और इतना कहते साथ ही चुपके से वहाँ से निकल लेता है और फिर अपनी वाइफ़ को कहता है, अच्छा तो तुम मेरी बहन हो? ये कहती है कि असल में ना मैं उन्हें सारी सच्चाई नहीं बताना चाहती। ये ना हो के फिर ये पीछे बैठकर ना पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें जो करते हैं हमारे बारे में फिर गैसेस करेंगे, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग जैसे घर पहुँचे थे ना कि तभी फिर लू जैन के मोहम्मद डैडी से कहते हैं कि तुम कभी भी बाहर घूमने के लिए हमारे साथ नहीं आए तो आज आ जाओ। तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और ये अब बाहर चल फिर रहे थे कि तभी इनके मोहम्मद डैड कहते हैं कि हम चल फिर लेंगे, आप लोग बाइसिकल चला लो। ये फिर जैसे ही बाइसिकल चला रहे थे कि तभी एक फोटोग्राफर इनके फोटो बना लेता है और बाद में इनके पास लेकर आता है। और वो फोटोग्राफर को लगता है कि ये दोनों रैंडम पर्सन है, तो इस पर लू जैन उसे क्लियर करता है कि रैंडम नहीं है बल्कि हम मियाँ बीवी हैं। और इसके बाद ही वो दोनों फिर सोडा खरीदने के लिए पहुँच जाते हैं और हमें ये बात मालूम होती है कि जिंग जिंग को ऑरेंज सोडा बहुत पसंद है। तो उधर हम लू जैन की बहन को देखते हैं जिसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके जो भी ट्रांसलेशन बुक्स की करने वाली कोई और नहीं बल्कि जिंग जिंग है। कि ऊपर से फिर उसके मॉम और डैड भी आ जाते हैं कि उन्हीं के पीछे पीछे लू जैन और जिंग जिंग भी आ जाते हैं जो कि सोडा पी रहे थे। तो ये देखते साथ ही लू जैन की बहन मन ही मन में कहती है कि इसने तो आज तक कभी सोडा नहीं पिया तो आज क्यों पी रहा है। तो तभी ये फिर अपने मोहम्मद डैड को कहती है कि मुझे भी बाहर घूमने के लिए आप लोगों के साथ जाना है, और वो लू जैन को भी कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। और हम अगले दिन का सीन देखते हैं जैसे ही लू जैन अपने डीन से मिलने के लिए जाता है तो डीन इसके डिवोर्स के बारे में उससे बात करता है और उसे समझाता है कि तुम अभी डिवोर्स मत लो। और ये भी कहता है कि जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं तुम उसमें अपनी वाइफ को भी लेकर आना। लो जैन अब जैसे घर पहुंचा था तो वो डायरेक्टली अपनी वाइफ से तो नहीं पहुंच सकता था कि उसे काम पर अपने साथ लेकर जाना है। तो वो इसी बहाने अपने मोहम्मद डैड को कहता है, तो मोहम्मद डैड इनकार कर देते हैं और जिंग जिंग को कहते हैं कि तुम इसके साथ चली जाओ। तो जब ये बताता है कि वहाँ पर बहुत सारा खाना होगा तो जिंग जिंग जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अब वो दिन आ गया था जब इन दोनों को ट्रिप पर जाना था कि तभी इनके कुलीग इन्हें वहाँ पर बाय करने के लिए आते हैं। और इसका वो कुलीग जो कि इसकी वाइफ के ऊपर लाइन मार रहा था तो उसे भी ये चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि ये मेरी वाइफ है। ये लोग अब एक होटल में पहुंच जाते हैं। पहले तो इसे लगता है कि शायद एक ही बेड पर ही दोनों को सोना होगा, लेकिन जैसे दरवाज़ा ओपन करती है तो बेड अलग-अलग थे जिस पर खुश हो जाती हैं।
लुयान फिर इसे टूरिस्ट कंपटीशन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर जो पहले आएगा उसे 50,000 जुआन मिलेंगे। खैर जिंग जिंग ये सुनते साथ ही फिर उससे उसके हॉबी के बारे में पूछते उसे क्या पसंद है। तो तभी वो बताता है कि मुझे असल में खेल कूद ज्यादा नहीं पसंद, मैं बचपन से ही पढ़ाकू रहा हूँ। खैर फिर इसी के साथ ही अगले दिन इन्हें कहीं जाना था, तो ये जैसे बाहर आती है तो एक महंगी गाड़ी वेट कर रही थी। तो ये उसे देखते साथ ही हैरान हो जाती है। तो लूजियन कहता है कि तुम इसके अंदर बैठ जाओ, असल में मैंने इसे बोरो किया है। जब जिंगजिंग उससे पूछती है कि इसकी रेंटल फी क्या है, तो आगे से वो बताता है कि मैंने दोस्त से उधार लिया, तो कोई रेंटल फी नहीं है। खैर अब सारा दिन घूमने फिरने की वजह से उल्लू की पिटाई करने के बाद ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं ना, तभी ही लू जैन को उसकी बहन की कॉल आ जाती है, जो कि उसे यही बताती है कि एक बात काफी अजीब है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी कंपनी की जो टॉप ट्रांसलेटर है ना, वो जिंग जिंग है, ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? और ये बात तो लू जैन के लिए भी काफी शॉकिंग थी। और जिंग जिंग रूम में बैठे हुए लू जैन का वेट कर रही थी, और फिर जैसे ही उसे ये समझ में आती है कि एक लड़का और लड़की अकेले रूम में, तो इसी के साथ ही उसे काफी शर्म आती है। और लू जैन भी जैसे रूम में आता है उसे लगता है कि ये सो रही है, तो इसी के साथ ही वो नहाने चला जाता है। और नहा धो के वो फिर बेड के ऊपर लेटा था, तो वो कहता है क्या तुम अभी तक जाग रही हो? ये तो अभी तक जाग रही थी, तो कहती है कि हाँ। और इसी देर के लिए ना, थोड़ी देर तक वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। और बातों ही बातों में जिंग जिंग को नींद आ जाती है। और खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अब ट्रिप से घर वापस आ गए थे, और दोबारा से मोहम्मद डैड को मिलकर जिंग जिंग काफी खुश हो गई थी। अब ये लोग खाने की टेबल के ऊपर बैठे थे, और इसके मोहम्मद डैड देख रहे थे कि किस तरह लू चैन खाने में उसकी हेल्प कर रहा है। अपने बेटे में इतनी सारी चेंजेस देखते साथ ही लू चैन के मोहम्मद डैड तो काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के साथ इसकी सिस्टर इन लॉ को जरा बराबर भी अच्छा नहीं लगता, और अंदर ही अंदर से वो काफी जेलस हो रही थी। खैर अब जैसे ही इन लोगों का खाना फिनिश हो गया था, तो ये बर्तन उठाने के लिए उठती है कि जिंग जिंग को ना थोड़ा सा डिजी फील होता है। तो तभी फिर लोजैन उसे पकड़कर रूम में लेकर जाता है ताकि उसकी मदद कर सके। और जैसे ही ये लोग रूम में पहुंचे थे, तभी सही वो अजीब सा फील करना शुरू कर देती है। और जब लोजैन उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम आखिर मेरे बारे में क्या सोचती हो, तो इसी के साथ ही वो उसे किस करने लग जाती है। और ये सारी हरकतें असल में वो पॉइजनिंग की वजह से कर रही थी, तो तभी फिर वो उसे लिटा देता है। और अगले दिन जैसे जिंग जिंग की आंख खुली थी, तो उसे रात वाला वो सीन याद आता है। इसी के साथ ही उसे काफी अजीब फील होता है। ये फिर इसी के साथ ही अपना सामान पैक करती है, ताकि अब 1 महीना खत्म होने वाला है तो उस घर से जा सके। कि तभी अब आगे से लू जैन से नजर आ जाता है, जो कि आज जल्दी घर आ गया था। लू जैन जब इसकी वजह पूछता है तो कहता है कि 1 महीना हो गया है तो मुझे जाना होगा। जिंग जिंग उसे ये कहती है कि देखो कल रात को जो कुछ भी हुआ था तुम उसे भूल जाना। लू जैन फिर उसका सामान को साइड पर करते हुए उसे कहता है कि तुम मेरे साथ जरा बाहर आना। तो अब ये जैसे बाहर गई थी, तो उसे ये कहती है कि मेरी बात सुनो, हम मुझे पता है कि 1 महीना हो गया है, डाइवोर्स भी होने वाली है, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो मिलते रहेंगे। लूजियान जिस पर उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कह लो। और इसी के साथ ही आगे बढ़कर उसे किस करने लग जाता है। और उसके बाद उसे समझाता है कि देखो अब हम एक फैमिली बन चुके हैं, तो इसलिए तुम डिवोर्स के बारे में मत सोचो। तो जिंग जिंग उससे पूछते हैं कि क्या सच में अब तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे? लूजियान उसे फिर से समझाता है, तो इस बार जिंग जिंग को सब कुछ समझ में आ गया था कि वो उसे नहीं छोड़ना चाहता। और इसी के साथ ही फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये अपनी वाइफ को डीन से मिलवाने के लिए ले जाता है, और अपनी वाइफ को समझाता है कि तुम जरा बराबर भी नर्वस मत होना। खैर जैसे ही उसने अपनी वाइफ को डीन और बाकी सीनियर से मिलवाया था, इस पर वो काफी खुश हो गए थे, और इसकी वाइफ की तारीफें करने लग जाते हैं। और जब वो लोग डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं, तो तभी जिंग जिंग अपनी सीट पर खड़े होकर उन्हें कहती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि इस डाइवोर्स की वजह से इसके बारे में कुछ र्यूमर्स वगैरह फैलें। तो लू जैन अपनी वाइफ को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। डीन भी फिर उन्हें बताता है कि आपके जो डाइवोर्स पेपर थे उसे मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो इसलिए डाइवोर्स को लेकर तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीन और सीनियर्स ने उन दोनों की इतनी मदद की, तो इसके लिए जिंग जिंग और लू जैन अपने सीनियर्स और डीन को थैंक्स कहते हैं। खैर फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ये लोग घर पहुंचते हैं। तो तभी ही फिर इसकी सिस्टर इन लॉ बताती है कि हमारी असल में फैमिली फोटो वाला दिन आने वाला है, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी आएंगे। जिस पर जिंग जिंग की मदर इन लॉ से बताती है कि इसके लिए हमें एक रूम की जरूरत होगी, तो तुम क्यों ना जाकर लू जैन के साथ सो लो। ये सुनते साथ ही जिंग जिंग शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। तो इस पर बाकी लोग भी मुस्कुराने लग जाते हैं।
तभी अभी दोनों साइड पर खड़े थे, तो तभी लुओ यानी से अपना कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें मेरी सैलरी आएगी, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है तुम खरीद सकती हो। जिंग जिंग जब उसे कहते हैं कि क्या सच में तुम मुझे इतने सारे पैसे दे दोगे? तो आगे से वो तो समझाते हुए कहता है कि देखो, अब हम मियाँ बीवी हैं, तो इसलिए ये शेयरिंग तो हम दोनों में होनी ही चाहिए, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अब उस कार्ड को लेकर जैसे वहां से जाने लगती है कि तभी पीछे से वो उसे हक कर लेते हैं। और इसी के साथ ही अगले दिन हम देखते हैं कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी आ गए थे और सभी मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।